Hey everyone, this is Charu. I welcome you all in my channel Science Side. Today we will discuss the important MCQs of a body fluid and circulation. 11th क्लास इस MCQ से अपना जो तैयारी है वो पक्की कर सकती है. नीट के लिए ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो द कैंडिडेट्स विच आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द टीचिंग एग्जाम वो भी इन MCQ से अपनी तैयारी को पक्का कर सकते हैं. So let's start the video with the question number 1, and the question number 1 is, in human body which of the following organ is blood bank? कौन सा organ है जिसको हम blood bank कहते हैं? तो हमारा जो blood bank है that is बच्चे spleen को हम blood bank कहते हैं because it is the reserve of the blood. ठीक है, यहाँ पे present है बहुत blood और स्प्लीन ही ऐसा ऑर्गन है जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी बोला जाता है. ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड भी बोल सकते हैं, आरबीसी भी बोल सकते हैं आप. यहाँ पे आरबीसी टूटेंगे तो जो उसका बिलीरुबिन और बिलीविडिन है जो बाइल पिगमेंट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है. तो इन द ह्यूमन बॉडी द ब्लड बैंक इज स्प्लीन, नॉट हार्ट, लंग्स. स्प्लीन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, A cardiac pacemaker failed to function normally in a patient. किसी पेशेंट में जो कार्डियक पेसमेकर है उसने काम करना बंद कर दिया. ठीक है, पेसमेकर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नोड भी बोलते हैं, फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड भी बोलते हैं. अ पेसमेकर इज टू बी ग्राफ्टेड इनटू हिम बाय द डॉक्टर. ठीक है, आर्टिफिशियल पेसमेकर डॉक्टर ने उसके अंदर ग्राफ्ट कर दिया. द ग्राफ्ट विल लाइकली टू बी प्लेस्ड एट द साइट ऑफ. तो कौन सी जगह पे इस ग्राफ्टिंग को करना है, इसको ग्राफ्ट करना है? तो आपको पता है देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट. हमारे पास होता है लेफ्ट एट्रियम, हमारे पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ये होते हैं हमारे पास 4 चैम्बर. राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर पे, यहाँ कहीं पे, ठीक है, राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है एस ए नोड. ठीक है, ये एस ए नोड क्यों है? ये एक नोडल टिश्यू है और ये नोडल टिश्यू किससे बना है? मसल से बना है. और ये पेस मेकर ऑफ द हार्ट है क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा एक्शन पोटेंशियल. हमारा एक्शन पोटेंशियल वाला वर्क जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं पे स्टार्ट होती, इसकी वजह से ही स्टार्ट होती है कॉन्ट्रैक्शन होना. तो ऐसे नोड अगर पेस मेकर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप अपर राइट कॉर्नर पे जहां पे आपका साइनो एट्रियल नोड है उस जगह पे आर्टिफिशियल पेस मेकर ग्राफ्ट करेंगे. तो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स में बंडल ऑफ हिस की बात नहीं आनी चाहिए, परकिंजे फाइबर्स की बात नहीं आनी चाहिए. साइनो एट्रियल नोड पे हम जाके ग्राफ्ट करेंगे अपने पेस मेकर को. तो दिस इज द करेक्ट आंसर, नॉट एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. एवी नोड की बात नहीं आनी चाहिए थी यहाँ पे. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. बच्चे ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट अपर कॉर्नर पे. यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज द अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम. वहां पे जाके ग्राफ्टिंग होती है पेसमेकर की. तो द ऑप्शन इज सी करेक्ट. Now the third question is, a marriage between what type of a man and woman will lead to the child death? Child death का reason क्या है? कौन से ऐसे RH negative, RH positive woman और man है that will lead to the child death? तो जब कभी भी RH negative woman हमारे पास जो फीमेल है, अगर इसका RH पॉजिटिव जो मेल है उसके साथ हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट बेबी है, अगर बाय चांस वो RH पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बेबी जो है, फर्स्ट बेबी अगर वो हो जाता है तो फर्स्ट बेबी का जो ब्लड है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट डिलीवरी टाइम, अगर जो ब्लड है बेबी का वो कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मदर, अगर मदर के कॉन्टेक्ट में आता है तो मदर की बॉडी के अंदर RH एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी. RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी जिसकी वजह से जो सेकंड बेबी है उसके डेथ के चांसेस हो जाते हैं. बिकॉज RH एंटीबॉडीज बनने से उस सेकंड बेबी को एनीमिया के चांसेस हो सकते हैं, उस बेबी को जॉन्डिस के चांसेस हो सकते हैं और इस वजह से उसका
डेथ भी हो सकता है। सो इट इज अवॉइडेड कि आपका जो RH नेगेटिव वुमेन है वो RH पॉजिटिव मैन के साथ उसकी शादी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। सारा मैंने बता दिया है। अगर नेगेटिव फीमेल हुई, द मेन रीजन इज दैट कि फीमेल आपकी अगर नेगेटिव होती है, फर्स्ट बेबी पॉजिटिव हो जाए, ये वाला चांस भी देखना है आपने। अगर फर्स्ट बेबी पॉजिटिव हो जाए और बाय चांस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो जो बेबी का ब्लड है वो कम्स इन कांटेक्ट विद द मदर के कांटेक्ट में आ जाए, तो RH एंटीबॉडीज बनेंगी मदर के ब्लड के अंदर। उसकी वजह से सेकंड बेबी की डेथ के चांसेस हो सकते हैं। एंड ऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज erythroblastosis fetalis. This is very very important. fetalis, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फैट एंड कैल्शियम डेपोजिशन इन द आर्टरीज में अगर कैल्शियम और फैट की डेपोजिशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो जाए, जिसको हम प्लाक भी कहते हैं, अगर इसकी डेपोजिशन हो जाए तो कौन सा जो आपका ब्लॉकेज है, इट कॉज अ ब्लॉकेज एंड दिस ब्लॉकेज इज नोन एज आर्थरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एट्रियोस्क्लेरोसिस। लेकिन अगर आपका फैट या कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल का डेपोजिशन हो, जिसको हम प्लाक भी कहते हैं, देयर इज अ प्लाक डेपोजिशन, जिसकी वजह से ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज होना शुरू हो जाए, हम उसको बोलते हैं आर्थरियोस्क्लेरोसिस। ओके, एम्फाइसीमा तो रेस्पिरेटरी डिजीज है हमारा, हार्ट का सिंड्रोम नहीं बोलेंगे। दिस इज नोन एज अ आर्थरियोस्क्लेरोसिस। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है which one of the following doctor performed the first heart transplant? किसने किया था? सबसे पहले करा था क्रिश्चियन बार्नार्ड ने। तो दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट करा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम ECG के ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट पीक्स होती हैं। एक मिनट, हमारे पास डिफरेंट पीक्स होती हैं। हमारे पास डिफरेंट पीक्स होती है। हमारे पास इस तरह से एक पीक होती है, फिर हमारे पास इस तरह से एक पीक होती है, इस तरह से एक पीक होती है, फिर हमारे पास इस तरह से एक पीक होती है। वन पीक इज नोन एज अ पी एंड देन देयर इज अ क्यू, देन आर, देन एस एंड देन टी। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट पीक्स होती हैं। जो पी की पीक है, ये जो पी वाला है आपका, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रियम की डीपोलराइजेशन, यानी एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहली वाली जो पी वाली पीक है वो एट्रिया की डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन की बात करती है कि किस तरह से उसकी कॉन्ट्रैक्शन हुई। जब हम QRS की बात करते हैं, ये हमें वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताती है, ये वाली पीक। और लास्ट वाला जो टी वाला पीक है वो हमें वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन के बारे में बताती है, रिलैक्सेशन के बारे में बताती है। तो यहाँ पे तीन पीक्स हैं। अब QRST, टी तो बिल्कुल अलग है। QRS इज रिलेटेड टू वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन को ही कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अगर रीपोलराइजेशन होता तो हम बोलते रिलैक्सेशन की बात हो रही है। रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है, और डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन QRS से रिलेटेड है। ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन ये रिलेटेड है B से, P से। एंड ऑरिक्यूलर रिलैक्सेशन का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। इस पूरे ग्राफ में ऐसी कोई पीक नहीं है जो रिलैक्सेशन के बारे में बताए। कार्डियक साइकिल की बात ही यहाँ पे नहीं हो रही है। हम पूरे कार्डियक साइकिल को इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, कि उसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, क्या रिलैक्सेशन हो रही है, हम सारा कुछ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और जो टी है वो वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन की बात करती है, ठीक है। सो दिस इज द ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोल सकते हैं, ग्राफ भी बोल सकते हैं।
तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वैसे मैंने लिख दिया था, QRS आपको वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What will be the immediate effect if the कॉडी टेंडिने, कॉडी टेंडिने होते क्या है? कॉडी टेंडिने बच्चे धागे की तरह हमारे पास पैपिलरी मसल्स, आपका जो हार्ट होता है इस तरह से, ठीक है, उसमें इस तरह से हमारे पास ये लेफ्ट वेंट्रिकल था, राइट वेंट्रिकल था, तो हमारे पास वेंट्रिकल वाली साइड पे इस तरह से पैपिलरी मसल से निकलने वाले कुछ धागे थे। ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको मैं ब्लू कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैं इस तरह से कलर कर रही हूँ। दिस इज नोन एज पैपिलरी मसल्स, इसका नाम है पैपिलरी मसल्स। और इन पैपिलरी मसल्स के ऊपर ये जो आप धागे देख रहे हैं, जो किससे कनेक्टेड हैं? यहाँ पे ट्राइकप्सिड वेल्व से, ठीक है, उनको पकड़ के रख रहे हैं। उनका वो जो गेट है, एक तरह से जो डोर है, उसको क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। जैसे ही ब्लड राइट वाले एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, आपके राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, तो कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, तो इसकी क्लोजिंग का काम जो है ये कॉडी टेंडिने करते हैं। ये कॉडी टेंडिने जो धागे हैं, ये क्या करते हैं? फटाफट से उसको क्लोज करते हैं, उस गेट को, उस चैनल को, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? वेना कैवा से। तो वेना कैवा से कहाँ एंटर करा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ एंटर करा? राइट हमारे वेंट्रिकल में। और वहां पे क्या प्रेजेंट है? ट्राइकप्सिड वेल्व प्रेजेंट है। अब उस डोर को क्लोज करने का काम करते हैं कॉडी टेंडिने। अगर कॉडी टेंडिने, हमारे ये जो धागे हैं कॉडी टेंडिने, अगर ये कॉडी टेंडिने, इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द कॉडी टेंडिने ऑफ द ट्राइकप्सिड वेल्व इज पार्शली नॉन फंक्शनल, अगर ये नॉन फंक्शनल हो जाए ड्यू टू सम इंजुरी, अगर कट जाए या कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा? फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द ऑर्टा विल बी स्लो डाउन, जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। ऑर्टा की बात यहाँ पे आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम राइट साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की बात नहीं कर रहे। जब हम लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, तब ऑर्टा की बात आती है, ठीक है। द पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग, पेस मेकर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करवाता है, उसका नाम भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाम ही आपको वेल्व का दिया जा चुका है। द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम क्यों लिखा है? राइट एट्रियम लिखा होता तो बात भी बनती। अब फोर्थ ऑप्शन हम देख लेते हैं, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। यस, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ने ब्लड किसको देना है? लंग्स को देना है। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो वो जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ब्लड जो है वो बैक फ्लो होना शुरू हो गया, वापस से राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाना था, लेकिन वो बैक फ्लो शुरू हो गया है, वापस मुड़ना शुरू हो गया है। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड था वो क्या हो गया? कम हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा कंटेन ग्लोबुलिन दैट आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन व्हाट। हमें पता है कि जो हमारा ब्लड है उसमें दो तरह की हम डिविजन्स पढ़ते हैं। हमारे पास 55% प्रेजेंट होता है ब्लड में प्लाज्मा बच्चे, और 45% हमारे पास होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या होते हैं हमारे पास? फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर हम देखते हैं 90 to 92% बच्चे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। और 6 to 8% उसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटीन्स, और बाकी बची हुई परसेंटेज थोड़ी बहुत जो रह गई है दैट इज आयंस के पास होती है। ये जो मेरे प्रोटीन्स हैं, ये आगे तीन तरह की डिविजन्स इनके पास है हमारी, दैट इज एल्ब्यूमिन, देन ग्लोब्यूलिन, एंड लास्ट इज फिब्रिनोजन, ठीक है। एल्ब्यूमिन किसके लिए होते हैं? क्या फंक्शन होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एल्ब्यूमिन्स होते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है,
उसके बाद ग्लोबुलिन किसके लिए होते हैं? इम्यूनिटी यानी डिफेंस के लिए हमारे पास गामा ग्लोबुलिन होते हैं। इम्यूनिटी के लिए हमारे पास ग्लोबुलिन होते हैं। और फिब्रिनोजन हमारे पास क्लोटिंग यानी कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। जब कभी भी ब्लड फ्लो हो रहा हो और आपको उस ब्लड को जमाना हो, मतलब क्लॉटिंग करना हो, कोएगुलेट करना हो, तो कोएगुलेशन में हेल्प करने वाला हमारा फिब्रिनोजन होता है। तो ये तीनों के फंक्शंस हैं। ये पूरा डिवीजन बहुत बहुत, ये पूरा क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है। हमें पूछा था ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन का फंक्शन मैंने इम्यूनिटी यानी डिफेंस मैकेनिज्म लिखा है। ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए एल्ब्यूमिन होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन होता है यानी आरबीसी होते हैं बच्चे। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के लिए थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स होते हैं। या आपको ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता था फिब्रिनोजन, जिसके बारे में पूछा नहीं है। और पूछा जिसके बारे में है, दैट हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करते हैं ग्लोबुलिन। दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। So the next question is question number 9. Which of the following alphabet represent the respective human heart activity in the ECG? ECG के ग्राफ में मैंने आपको बताया एक P वाली पीक आएगी, देन वी हैव अ QRS, और फिर उसके बाद एक T वाली पीक देखने को मिलेगी। दिस इज T, दिस इज QRS वाली पीक, दिस इज P, एंड P से हमें क्या मिलता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। QRS से हमें मिलता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और T से हमें मिलता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, ठीक है। इन्होंने पूछा है बताइए S क्या बताता है? स्टार्ट ऑफ सिस्टोल? नहीं, स्टार्ट ऑफ सिस्टोल नहीं बता रहा है भाई। T क्या बता रहा है? एंड ऑफ डायस्टोल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। P डीपोलराइजेशन? हाँ जी, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं, आप डीपोलराइजेशन वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर आप रिलैक्सेशन यूज कर रहे हैं, आप रीपोलराइजेशन वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। ये भी बात ध्यान आप दे सकते हैं। तो P डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया हमें बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी मुझे करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन तो वेंट्रिकल की T वाले पॉइंट पे हुई थी बेटा जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ईसीजी डिपिक्ट द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। हाँ जी, बिल्कुल डिपिक्ट किया था। प्रोसेसेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, बिल्कुल कार्डियक साइकिल के दौरान ये जो रीपोलराइज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुई थी, इसके बारे में हमने ईसीजी में ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नोट कर ली, ठीक है। In the ECG of the normal healthy individual, which one of the following wave is not represented? तो हमने एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा पहले, तो जिसके बारे में हमें कौन सी वेव ने बताया? पी वेव ने। फिर उसके बाद हमने QRS वेव में किसकी कॉन्ट्रैक्शन देखी? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखी। फिर उसके बाद लास्ट में टी वाली वेव थी, और टी वाली पीक ने या वेव ने हमें वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के बारे में बताया। हमने एट्रियल रिलैक्सेशन नहीं पढ़ी, हमने एट्रियल जो आपकी रीपोलराइजेशन है वो नहीं पढ़ी। तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया जो कि पी ने बताई थी, पढ़ ली है हमने, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल जो कि QRS ने बताई, हमने पढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल जो कि हमें टी वाली वेव ने बताया, बिल्कुल सही बात है। ये सब हमने पढ़ा, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11th है, व्हाट टाइप ऑफ सेल लैक न्यूक्लियस। देखिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जब हम पढ़ते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में बच्चे, डब्ल्यूबीसी के बारे में बच्चे, एंड प्लेटलेट्स के बारे में। इनके दूसरे नाम है इराइथ्रोसाइट्स, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, एंड थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, ये इनके नाम है। इराइथ्रोसाइट्स जो होते हैं, अगर उनके न्यूक्लियस की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, लैक ऑफ न्यूक्लियस। वो भी कौन से आरबीसी? मैच्योर वाले आरबीसी जो होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता।
WBC में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस हम देखते हैं, आगे देखेंगे अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्योंकि किसी में बाइलोब्ड है, किसी में ट्राइलोब्ड है, किसी में मल्टीलोब्ड है, तो वो देखते हैं। यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि किसके पास नहीं है, आरबीसी के पास नहीं है। न्यूट्रोफिल के पास बच्चे मल्टीलोब्ड होता है, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ, इनके पास मल्टीलोब्ड होता है। इयोसिनोफिल ईयरफोन्स की तरह होते हैं, यानी हेडफोन्स की तरह होते हैं, ये बाइलोब्ड इसके पास न्यूक्लियस होता है। और लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इनकी भी स्पेशल इनका फंक्शन ये है कि ये इम्यून सिस्टम के लिए मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड में, तो ये इनकी बात है। इनके साथ साथ एक मोनोसाइट्स भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स के साथ एक मोनोसाइट्स भी होते हैं, जिनमें होर्स टू शेप न्यूक्लियस होता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ मोनोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इनकी क्लासिफिकेशन। नाउ ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, मैंने 2 टिक किए हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर बच्चे। आरबीसी में लैक ऑफ न्यूक्लियस है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 12th क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स। एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करते हैं, आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसके पास है हीमोग्लोबिन, तो वो ऑक्सीजन को कैच करके रखता है, पकड़ के रखता है। कौन, आयरन 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव जो फेरस है वो पकड़ के रखता है इस ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है ना, तो ये पकड़ के रखता है ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। WBC जो है ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है बच्चे, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो आगे ग्रैन्युलोसाइट्स में इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आपके पास मोनोसाइट्स होते हैं एंड लिम्फोसाइट्स होते हैं, हम इस तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, सबके अलग अलग फंक्शन है। WBC ऐसे तो हम पढ़ते हैं कि इम्यूनिटी बनाने में, इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं हमें, लेकिन अभी हमसे पूछा है कि ये जो लिम्फोसाइट्स में हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं, इन दोनों में से बताइए कि एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है। आंसर इज बी लिम्फोसाइट्स, ये एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडीज बनाने में बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट किसके लिए होते हैं, फिर ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फॉरेन मटेरियल होता है उसको किल करने में हेल्प करते हैं, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि ये भी इम्यूनिटी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट इज अ करेक्ट आंसर बच्चे, ये इम्यूनिटी बनाने में, यानी इट इज responsible to kill the microorganisms or the foreign material that enter into the body। RBC ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। न्यूट्रोफिल जो है फैगोसाइट्स की तरह एक्ट करते हैं, और जितना भी फैगोसाइटोसिस है इट इज बिकॉज ऑफ दीज न्यूट्रोफिल, ये भी इम्यूनिटी मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, लड़ाई करने में हेल्प करते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जितना फॉरेन मटेरियल आ रहा है उसको किल करने में न्यूट्रोफिल भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, नेम इज बी लिम्फोसाइट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ए ग्रैन्युलोसाइट, अभी क्लासिफिकेशन बताई कि WBC 2 तरह से होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स हैं जो फिल्ड है ग्रैन्यूल्स से, ये एक तरीका है इसको याद रखने का ग्रैन्युलोसाइट को, कि इसमें 3 क्लासिफिकेशन आती हैं, इयोसिनोफिल, क्योंकि फिल इस इनमें वर्ड लगा होगा बच्चे, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, तो सब में फिल लगा है, इसका मतलब आप इस आसान से तरीके से याद रख सकते हैं कि जिनमें ग्रैन्यूल्स फिल्ड होंगे वो ग्रैन्युलोसाइट होंगे। लास्ट वाला कौन सा था, बेसोफिल। तो इस तरीके से आपको याद भी हो गया। WBC की दूसरी कैटेगरी कौन सी है, ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है, दूसरी कैटेगरी ये आ गई। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट जो फैगोसाइट्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस इन्हीं से बनते हैं, मोनोसाइट से ही। एंड देन देयर इज लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में भी 2 कैटेगरीज मैंने बनाई थी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट।
अब यहाँ पे बोला है ए ग्रेनुलोसाइट जो कि इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन से हैं? तो बता दिया, लिम्फोसाइट जो हैं वो इम्यूनिटी यानी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बेसोफिल किसके लिए है? बेसोफिल से हमारे जो हिपैरिन है, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, वो रिलीज होते हैं। ठीक है, हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन वो रिलीज करता है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक नेचर के हैं। इओसिनोफिल आपके इओसिनोफिल अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। एंड लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। इसके लिए आंसर आप दे देना कमेंट सेक्शन में इओसिनोफिल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 14, द सेकेंड हार्ट साउंड। सबसे पहले तो फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी है? दैट इज लब एंड द सेकेंड इज डब। लब के एल से याद रखना है कि ये बहुत ही एक लाउडर साउंड है, लो पिच वाली है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। सब वर्ड एल से हैं, देख लीजिए, तो लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लब साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये कब प्रोड्यूस होता है ये भी याद रखना है, जब कभी भी हमारा जो ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वेल्व क्लोज होते हैं, यानी एवी वेल्व जब क्लोज होते हैं तब लब की साउंड प्रोड्यूस होती है। और डब की साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कभी भी हमारे पास जो सेमी ल्यूनर वेल्व हैं वो क्लोज होते हैं। सेमी ल्यूनर वेल्व कभी भी क्लोज होते हैं। सेमी ल्यूनर वेल्व कहाँ होता है बच्चे? वेंट्रिकल ने अपना जो ब्लड है वो किसको देना होता है? ऑटा को, ताकि ऑटा जो है सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचा सके, यही काम होता है ना इसका। तो इन दोनों के बीच में एक वेल्व, एक गेट, एक चैनल प्रेजेंट है जो कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। इसको बोलते हैं सेमिल्यूनर वेल्व। ये है वो गेट, वो चैनल, वो डोर जो कि ऑटा और वेंट्रिकल के बीच में है। जब ये क्लोज होता है ना, कहीं बैक फ्लो वेंट्रिकल में वापस से ब्लड ना आ जाए, ऑटा बोले कि आज मेरा मन नहीं है ब्लड देने का तो मैं ब्लड वापस दे देती हूँ वेंट्रिकल को, मुझे आज ब्लड नहीं देना बॉडी को, तो गेट जो है वो तो क्लोज हो जाता है भाई। तो दैट गेट, दैट चैनल इज नोन एज अ सेमी ल्यूनर वेल्व। दैट वेल्व इज नोन एज अ सेमी ल्यूनर वेल्व जो कि क्लोज होती है तो डब की आवाज जो है वो सुनाई देती है। तो देयर आर टू साउंड्स, लब एंड डब, जिसको आप धक धक भी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द फेस इवेंट इन द कार्डिक साइकिल। आई थिंक ये आपको होमवर्क दे दूं तो चलेगा, क्योंकि ये मैंने बहुत बार करवा दिया है कि पी मुझे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी डीपोलराइजेशन के बारे में बता रहा है, जो क्यू आर एस है वो मुझे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड नहीं यूज करना है, आप डीपोलराइजेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बता रहा है। और टी मुझे वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के बारे में यानी रीपोलराइजेशन के बारे में बता रहा है, ये मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप ढूंढ लेना कि किस चीज के बारे में ये बता रहे हैं, कौन सा जो लाइन है वो सही है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए मैंने आंसर लिख दिया है, आपको इजी रहेगा, आप मुझे ढूंढ के कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अब ब्लड ग्रुप्स की बात आती है तो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ये ब्लड ग्रुप ए, इसके पास एंटीजन भी कौन सा होगा बच्चे? ए एंटीजन। इसके पास कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन। इसका जो नाम, उसके पास वही एंटीजन। इसके पास कौन से एंटीजन होंगे? ए और बी दोनों एंटीजन होंगे। और जिसका नाम ही जीरो है उसके पास जीरो एंटीजन होंगे, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, और इसके ऑपोजिट इनके पास होती हैं एंटीबॉडीज। अगर इसके पास ए ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी?
ए एंटीबॉडी होगी, इसके पास एन सॉरी इसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होगी, इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी होगी, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडीज। और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है उसके पास ए और बी एंटीबॉडी एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। ये रहा इनका सारा वो ग्राफ जैसा जो आपके दिमाग में आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए ओ ब्लड ग्रुप हैज एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड प्लाज्मा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है बच्चे, करेक्ट नहीं वो लगा देना। अ पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट ब्लड टू द पर्सन। बिल्कुल सही बात है, ए बी ब्लड ग्रुप का ए ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता, ए ब्लड ग्रुप वाला बी को नहीं दे सकता। ब्लड ग्रुप इज डेजिग्नेटेड बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा। ये गलत बात है, हम एंटीजन के बेसिस पे देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है ना इसका मतलब ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है ना तो मतलब ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा। हम एंटीजन के बेसिस पे डिटरमिन करते हैं, ठीक है। द पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बिल्कुल सही बात है, ओ डोनर होता है और ये रेसिपिएंट होता है। इसका मतलब जो इनकरेक्ट जो गलत बात है ना वो यहाँ पे मुझे दिख रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने ढूंढ ली है। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट। क्या मुझे कोई कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन दे सकता है? इतना ब्लड जो हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक जा रहा है दैट इज नोन एज अ कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम को हमने हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज हार्ट रेट। इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कार्डियक आउटपुट आ जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है वेंट्रिकल से कितना ब्लड जो है, वेंट्रिकल में कितना ब्लड है। और वेंट्रिकल में आपको पता है 70 ml ऑफ ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है, दीज आर प्रेजेंट इन वेंट्रिकल विच इज गिवन टू द बॉडी ऑर्गन, ठीक है। एंड हार्ट रेट कितना होता है हमारे पास 72 बीट्स पर मिनट, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। इन दोनों को जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करते थे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5000 ml यानी 5 लीटर ऑफ ब्लड, ऐसे भी बोल सकते हैं, और लिख रही हूँ 5 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी को मिल रहा होता है। हम इस तरीके से कार्डियक आउटपुट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि कार्डियक आउटपुट आपको निकालनी है एक पर्सन की हैविंग 72 हार्ट बीट्स तो उतनी रखी इन्होंने 72, लेकिन इन्होंने स्ट्रोक वॉल्यूम रख दिया है 50। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 70 को 72 से अप्रोक्स। ये तो वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5000 ml यानी कि 5 लीटर ऑफ द ब्लड जो है वो आंसर आता है। अभी यहाँ पे 70 को तो मल्टीप्लाई कर नहीं रही, किसी छोटी स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऑब्वियसली उससे तो कम, इससे तो कम आएगा आंसर, ज्यादा नहीं आएगा, इतना कम भी नहीं आएगा। तो 3600 ml इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3600 ml मेरे पास जो है आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, people with the blood group AB considered universal recipient because AB को universal recipient क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कभी भी AB ब्लड ग्रुप की बात आती है तो मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एंटीजन A भी है और B भी है, लेकिन मेरे पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर एंटीबॉडी नहीं है तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है ना। इसके पास ए और बी एंटीजन दोनों है आरबीसी के ऊपर, ये भी बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीजन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी के सरफेस पे। और एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्लाज्मा में। तो मेरे पास कोई एंटीबॉडी नहीं है प्लाज्मा में, इसलिए मैं किसी से भी ब्लड ले सकती हूँ, क्योंकि लड़ाई मार कटाई वाला तो कोई काम है ही नहीं। फिर मेरे को कोई भी ब्लड दे दे, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे ए भी दे सकता है ब्लड, मुझे बी भी दे सकता है, मुझे ओ भी दे सकता है, मुझे कोई भी ब्लड दे सकता है, मुझे ए भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर इन प्लाज्मा, नहीं एंटीबॉडीज तो है ही नहीं ना इसमें, नो एंटीजन नहीं, एंटीजन है इसमें ए और बी एंटीजन, ये दोनों ऑप्शंस गलत है। बोथ ए बी एंटीजन इन द प्लाज्मा, बच्चे एंटीजन्स कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी में, ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकती है। एंटीजन्स कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी में, और एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा में, तो ये बात थोड़ी सी याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सीरम क्या होता है भाई, सीरम जब भी हम ब्लड में से नहीं, जब भी हम कभी भी प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दें, क्लोटिंग फैक्टर को निकाल देना जैसे कि फिब्रिनोजन को निकाल देना, क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें, तो उसके बिना वाला जो प्लाज्मा है उसको हम सीरम कहते हैं, ठीक है। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ जिसको मिडल मैन भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, स्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, ये कब बनता है हमारे पास लिम्फ, जब कुछ कैपिलरीज में से ना कुछ आपका ब्लड विदाउट आरबीसी, आरबीसी तो होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, विदाउट आरबीसी अगर एंटर कर जाए टिश्यूज के बीच में, इसीलिए तो इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, तब हम इसको मिडल मैन भी कहते हैं, हम इसको लिम्फ भी कहते हैं, और ये इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है लिम्फ। तो यहाँ पे प्लाज्मा में आरबीसी का नाम नहीं होता, तो ये ऑप्शन सही होती। और सीरम में अगर ब्लड की जगह प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर लिखा होता या माइनस लिखा होता यहाँ पे, तब भी हम इसको सही मानते। ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं, आरबीसी यानी इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स प्लस प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ये प्रेजेंट होते हैं, अभी प्लेटलेट्स तो यहाँ पे लिखे नहीं। प्लाज्मा में आपका ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, प्लाज्मा तो आपका बना होता है 90 to 92% उसमें बच्चे वाटर होता है, कुछ उसमें प्रोटीन्स होती हैं, और कुछ उसमें जो है आयंस का कंटेंट होता है, इन तीनों चीजों से बनता है प्लाज्मा, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ब्लड में से लिम्फोसाइट निकाल दो तो प्लाज्मा बन जाएगा, बल्कि प्लाज्मा में आरबीसी तो होते ही नहीं है, ये वर्ड तो आने ही नहीं चाहिए था। तो जो सही लग रहा है इन सब में कुछ ना कुछ गलती है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए हम इसको करेक्ट ऑप्शन मान सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डज इराइथ्रोपोइसिस स्टार्ट। अब यहाँ पे अगला वर्ड नहीं लिखा है, ये किसी आफ्टर बर्थ की बात कर रहे हैं या बिफोर बर्थ की बात कर रहे हैं। जब हम फीटस की बात करते हैं ना, तो फीटस में बच्चे स्टार्ट हो जाता है इराइथ्रोपोइसिस, लीवर में या स्प्लीन में, हम इन दोनों ऑर्गन्स के नाम जो है वो लिखते हैं अगर हम किसी फीटल की बात कर रहे हैं, फीटस की बात कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर बर्थ क्या होता है, जन्म के बाद क्या होता है, जो बच्चा है बच्चे में जो आपकी रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो क्या होता है भाई, रेड बोन मैरो जितनी भी आपकी बॉडी की लंबी लंबी जो बोन्स है ना, उनका ये जो एंड पार्ट है, दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द बोन जिसको बोलते हैं एपीफाइसिस, दिस एंड पार्ट इज नोन एज एपीफाइसिस। ये जो एपीफाइसिस वाला एरिया है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, जहां पे आरबीसी यानी इराइथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है, इराइथ्रोसाइट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इराइथ्रोपोइसिस, इराइथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो the process of the formation of a RBC or the process of the formation of erythrocyte is known as erythropoiesis. Where it happen in the red bone marrow, that is the end part, the epiphysis part of the long bones, किसी भी लॉन्ग बोन का नाम देना, एग्जाम्पल देना, फीमर ले लीजिए जो कि लेग में प्रेजेंट है, विच इज द लॉन्ग बोन विच इज प्रेजेंट इन द थाई पोर्शन ऑफ द लेग। तो वहां पे जो रेड बोन मैरो वाला एरिया है, वहां पे आफ्टर बर्थ हम ये देखते हैं। और अगर हम बिफोर बर्थ की बात करें, फीटस के अंदर की बात करें, तो जो यहाँ आप यॉर्क सैक की बात करें, तो वहां पे आप नाम देंगे लीवर और स्प्लीन का, कि इन दोनों के अंदर जो है इराइथ्रोपोइसिस होती है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। आफ्टर बर्थ आपको अगर प्रॉपर तरीके से पूछा जाता है, अभी यहाँ पे सब कुछ लिखा है
तो यहाँ पे आप रेड बोन मैरो टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन ना दी हो तब आप लीवर और स्प्लीन को टिक कर सकते हैं। Here the correct option is option number C and this is the last question. If you want कि मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आ सकूं कि आपकी हेल्प हो सके, प्लीज आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली आई एम एडिंग द वीडियोज विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट चैप्टर्स। तो MCQ रिवाइज करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चे, and please subscribe the channel. Thank you from Charu ma'am.